तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ने से पहले हमें चार्ज का आइडिया होना चाहिए। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैट में सीखा है कि चार्ज क्या होता है, या फिर चार्ज की यूनिट क्या होती है। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, और चार्ज क्वांटाइज हो सकता है, हम उसको जोड़ घटा सकते हैं। तो ये चीजें हम जानते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा कंसर्न चार्ज ना होके चार्ज का फ्लो है। और चार्ज का फ्लो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहें, तो जब चार्ज दौड़ने लगता है किसी कंडक्टर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं करंट। तो हाँ, तो चार्ज का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो अगर हम समझें कि कोई छोटा सा चार्ज, कोई डीक्यू चार्ज dt टाइम के लिए किसी कंडक्टर में किसी क्रॉस सेक्शन में एरिया में अगर फ्लो हुआ है, तो वो तो वो dt टाइम में कितना करंट, जो क्वांटिटी करंट है वो क्या होगी, उसको हम डिनोट करेंगे dq बाई dt से। तो I बेसिकली हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। तो हमने ये देखा कि करंट अगर हम क्या है, Q को अगर हम टाइम t से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमें करंट क्वांटिटी दे देता है। तो हमको ये समझ में आता है कि इसका यूनिट होगा कूलम पर सेकंड, जिसे हम बोल देते हैं एम्पियर, राइट। तो ये हो गया हमारा करंट का बहुत ही बेसिक समझ की करंट क्या होता है। अब अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम ये समझना चाहें कि करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको हम समझने के लिए इधर देखते हैं। सपोज करते हैं कि कोई ब्रांच है, इसमें से 3 एम्पियर करंट आ रही है, इसमें से 2 एम्पियर करंट आ रही है। तो ये हमें अपने बेसिक इंट्यूशन से समझ में आता है, या फिर हम ऐसे सोच सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट होगा, राइट। हमें ये बहुत ही बेसिक अपने इंट्यूशन से समझ में आता है कि अगर ऊपर वाली ब्रांच से 3 एम्पियर आ रहा है, नीचे वाली ब्रांच से 2 एम्पियर जा रहा है, तो इस वाली ब्रांच में 5 एम्पियर करंट होगा, राइट। लेकिन अगर हम देखें कि ये ऊपर वाली जो ब्रांच है, अगर हम उसको रिवर्स कर दें, तो 3 एम्पियर हमारा ऊपर जा रहा है, 2 एम्पियर नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कितना एम्पियर जा रहा होगा। या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अगर मिस्टेक नहीं हुआ है तो यहाँ पे -1 बेसिकली कहेंगे, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए, राइट। तो ठीक है। हाँ, तो हमें समझ में आता है कि वहां पे -1 होनी चाहिए, या फिर हम इस 3 को 4 कर लेते हैं, या सॉरी, 3 की जगह 2 लिख देते हैं, 2 की जगह 3 लिख देते हैं, तो हमारे पास वो वैल्यू 1 आ जाएगी। तो उसका हमें कोई इशू नहीं है। तो हमने ये देखा कि डायरेक्शन चेंज करने पर फर्क पड़ता है करंट में, यानी कि जो करंट है, क्या वो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, डायरेक्शन उसके लिए मैटर करता है। हाँ, डायरेक्शन मैटर करता है। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, बताता हूँ। सपोज ये एंगल 90 डिग्री था, तो जब हम इसको 2 और 3 को मिलाकर 5 एम्पियर कह रहे थे, तो हमने इसका वेक्टर एडिशन नहीं किया, हमने डायरेक्ट 3 और 2 को ऐड कर दिया, हमने इसको √3² प्लस 2² नहीं किया। तो इसलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करंट जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। तो सिंपल सी बात है कि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो क्या स्केलर क्वांटिटी है? तो मोर प्रिसाइसली, करंट ना वेक्टर क्वांटिटी है ना स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? टेंसर क्वांटिटी। तो करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इसके लिए मैटर करती है। तो अगर हम कहना चाहें तो इसको स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं, लेकिन ये मोर प्रिसाइसली क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो हमने ये देखा कि करंट क्या होता है। करंट होता है कोई चार्ज कितने टाइम में किसी कंडक्टर से फ्लो हुआ है, उसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है। अब अगर हम एक कंडक्टर को कंसीडर करें, यस, ये हमने एक कंडक्टर को कंसीडर किया, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि चार्ज के फ्लो को ही हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो एक कंडक्टर में क्या फ्लो होता है, क्या होता है कंडक्टर में, तो हमें बहुत बेसिक ये समझ में आता है कि एक कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या किसी कंडक्टर में एटम दौड़ते हैं या फिर चार्ज दौड़ते हैं? एटम दौड़ने से करंट फ्लो होता है या फिर चार्ज दौड़ने से फ्लो होता है? तो हमें ये समझ में आता है
कि ये जो हमारा एटम है वो तो अपने लैटिस पे फिक्स होता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स दौड़ते हैं, तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है कंडक्टर में और इंसुलेटर में। तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर में अब्सेंट होते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर करंट कैरी कर पाता है और इंसुलेटर करंट कैरी नहीं कर पाता है। तो हम मानते हैं ऐसा कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन अगर राइट साइड में है, तो जस्ट उसके अपोजिट हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है तो हमारा करंट की डायरेक्शन क्या होगी, या फिर हम उसके इक्विवेलेंट ऐसा मानते हैं कि एक कोई पॉजिट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन का जस्ट अपोजिट पार्टिकल है, तो उसके ही फ्लो की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होगी, लेकिन वो प्रोटॉन नहीं है। तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल कि प्रोटॉन के फ्लो की डायरेक्शन, प्रोटॉन तो फ्लो ही नहीं करता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज थी। और हाँ, तो यही डिफरेंस है कंडक्टर और जो इंसुलेटर में, कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसकी वजह से वो करंट कैरी नहीं कर पाता है। जब इलेक्ट्रॉन ही मूव नहीं करेगा तो करंट तो चार्ज मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज कैरियर, तो करंट फ्लो होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और हमने हाँ, तो कंडक्टर के केस में हमने क्या देखा कि वो इलेक्ट्रॉन है जो कि करंट कंस्टिट्यूट करता है। जैसे कि हमने अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है पहले कि कोई भी शेल होता है हमारे पास, जैसे CuSO4 का सेल, तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट में टूट जाता है Cu+2 में और SO4 डबल माइनस में। तो वहां पे क्या है कि करंट की जो कंस्टिट्यूट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दोनों का है, नेगेटिव आयन का भी है और पॉजिटिव आयन का भी है, Cu+2 का भी है, SO4 डबल माइनस का। लेकिन हमारे कंडक्टर के केस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है करंट फ्लो करने में, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इज द क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर में होता क्या है, कैसे आखिर में ये करंट फ्लो होता है। तो यस, तो हम ये देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे एक बैटरी लगा दें, राइट। हमने एक यहाँ पे कंडक्टर के दोनों तरफ एक बैटरी लगा दिया, तो ये बैटरी करता क्या है, बैटरी क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। अब पोटेंशियल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा है कि पोटेंशियल पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम जानते हैं ऐसा कि ये बड़ा वाला डंडा जो है वो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल है, या फिर पॉजिटिव ना करके हम कहें कि हायर पोटेंशियल है, पॉजिटिव हमेशा कहना सही नहीं होगा। तो ये हायर पोटेंशियल पर है और ये छोटा वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो इधर V अगर होगा तो इधर मान लीजिए 0 होगा, तो ये V हायर पे है, तो यहाँ पे भी V होगा और यहाँ पे 0 होगा। तो अब इस V पोटेंशियल डिफरेंस के से क्या होगा कि ये इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देगा। अब आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर आपने तो हमें पढ़ाया गया है ऐसा, हमें बताया गया ऐसा कि कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। नहीं, वो सच है, लेकिन वो तब है जब कंडक्टर आइसोलेटेड हो। ये बैटरी से या शेल से जुड़ा हुआ है, ये आइसोलेटेड नहीं है। तो ये शेल क्या करेगा कि इसके अलोंग एक वी पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्रिएट हो जाएगी, राइट। और वो कैसे क्रिएट होगी, ऐसे ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये जितने भी चार्ज है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो वो इधर को भागेंगे, राइट। वो किसी तरफ दौड़ने को भागेंगे क्योंकि उन पे फोर्स लग रहा है। तो अगर हम बहुत ही बेसिक सोचें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर यहाँ पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे उस चार्ज या पॉजिट्रॉन बोले उसकी एनर्जी EV हो गई और यहाँ पे 0 हो गई। तो ये EV से एनर्जी 0 कैसे हुई, तो ये EV से और ये 0 एनर्जी हमारी ही एनर्जी कंजप्शन कहलाती है। जब हम बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो वही एनर्जी होती है। तो अब ये क्या हुआ, फिर से यहाँ पे पॉजिट्रॉन में एनर्जी 0 हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए 0 हो गई। तो हमारे चार्ज करने में यहाँ पे एनर्जी 0 हो गई, फिर ये वापस सेल के पास जाएगा, फिर ये हायर पोटेंशियल में भेजेगा, फिर उसको एनर्जी दे देगा। तो हम इसको ऐसे एनालॉगस समझ सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एनर्जी कैरी करता है, और बैटरी क्या होता है, हमारी एनर्जी की सोर्स होती है।
तो यहाँ से हम एक चीज और सीख रहे हैं कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड नहीं करती है। बैटरी क्या प्रोवाइड करती है? बैटरी सिर्फ एनर्जी की सोर्स है, और चार्ज तो हमारा कंडक्टर में पहले से होता है। तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि बैटरी चार्ज प्रोवाइड करती है, लाइक, राइट। तो ठीक है। अब अब हम अब हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में देखें। टेक्निकल टर्म मतलब कि अभी तक हमने ऊपर ऊपर से बहुत ही फील के लिए समझा कि ये करंट कैसे फ्लो होता है, बैटरी का क्या काम होता है, चार्ज क्या होता है, राइट। अब हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में देखें तो हमारे पास एक क्वांटिटी आती है जिसको बोलते हैं एन। एन से डिनोट करते हैं एन। तो एन क्या होता है? एन को ऐसे ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एन है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि एक किसी कंडक्टर में किसी पर यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज कैरियर, तो उसको हम एन बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो हम अगर सोचना चाहे तो ऐसा सोच सकते हैं कि एन की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, क्योंकि हमने मोल कंसेप्ट या फिर मोल में पढ़ा है कि एक मोल में 6.022 इंटू 10 पावर 23 होते हैं। तो फिर ये कंडक्टर में कितने एटम्स होंगे और कितने चार्ज कैरियर्स होंगे? सो एन की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती है, राइट। अब हम क्या देखते हैं, जब ये हमारा कंडक्टर है तो इसमें होता क्या है? सपोज ये हमारा आइसोलेटेड कंडक्टर है, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते रहते हैं, और उनकी मोशन बहुत जिगजैग होती है, बहुत जिगजैग मोशन होती है। कोई कोई जाता है, किसी से टकराता है, किसी भी रैंडम डायरेक्शन में टकराता है, लेकिन उनका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। स्पीड बहुत ज्यादा होती है, डिस्टेंस उन्होंने बहुत ट्रेवल करी है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी भी जीरो होता है। लेकिन जब हमने इसमें सेल लगा दिया तो अब क्या होता है? उनकी मोशन और रैंडम हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उनका जो जिगजैग मोशन है वो भी बहुत ज्यादा रैंडम हो जाएगा, लाइक ऐसे 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 ऐसे। लेकिन ये जो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट है ये कुछ ना कुछ रह जाएगा, लेट्स से आर। तो हमने इसको आर से डिनोट कर दिया। तो ये जो हमारा कंडक्टर था, जब हमने बैटरी लगाई हमने, तो बैटरी की वजह से ये हमारे पास एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इस बैटरी की वजह से यहाँ पे एक आर डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहा है, और इसी आर डिस्प्लेसमेंट की वजह से करंट फ्लो होता है कंडक्टर में। यस। तो इसी आर आर डिस्प्लेसमेंट की वजह से करंट, तो ये जो हमारा स्पीड होता है वो 10⁻³ और 10⁻⁴ के ऑर्डर में होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है। तो अगर हम देखें कि ये आर आर हमारा डिस्प्लेसमेंट है टाइम टी में, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा आर बाई टी। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है, राइट। इसी इसी एवरेज वेलोसिटी की वजह से हमारे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, और इसी हम एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही हमारे कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है। अब क्या है? अब ये हो गई रियलिटी, लेकिन हम जब इसको समझते हैं, अपने बुक्स में समझते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं, क्या मानते हैं? ये हमारा एजम्पशन है। रियलिटी में पता है, एजम्पशन है कि हमारे जो चार्ज कैरियर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक लाइन में, सिंगल लाइन में वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा एजम्पशन है, लेकिन हमने ये देखा है कि कितने कोलिजन होते हैं और क्या क्या होता है। तो ये हो गया हमारा चार्ज। ये अपना एक सिपाही की तरह एक लाइन में चलते हैं, किस वेलोसिटी से? वीडी वेलोसिटी से। यस। तो हाँ, तो अब हम ये देखेंगे करंट कैसे निकाला गया, करंट कैसे निकाला गया। तो ये हमारा अगर चार्ज है, वीडी से मूव कर रहा है, हाँ, तो एक किसी क्रॉस सेक्शन को देखते हैं डीटी टाइम में। इस क्रॉस सेक्शन में समझ लीजिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, राइट। और ये डीटी टाइम में यहाँ पे चले आए, तो इस क्रॉस सेक्शन में डीटी टाइम में डीक्यू चार्ज अगर मूव किए हैं, तो हम डीक्यू को क्या लिख सकते हैं? डीक्यू को लिख सकते हैं हम, dq इज इक्वल टू n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन ए वी डी।
VD से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, राइट, VD से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने DT टाइम में, तो DT से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये अभी तक हमारा आया है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे E से। E क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ चार्ज दैट चार्ज कैरियर कैरी। तो ये हो गया हमारा DQ। अगर हम DT को इस तरफ लाएं, DT को अगर हम इस तरफ ला दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, DQ बाई, सॉरी, अगर हम DQ को इस तरफ लाएं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा करंट। क्यों, क्योंकि DQ बाई DT क्या होता है, करंट, हमने पढ़ा है। तो DQ DQ बाई DT, और DQ बाई DT क्या आएगा हमारा, DQ बाई DT आएगा हमारा NAV DT। तो ये हमारा बेसिकली I हो गया, I हो गया किसी इंस्टेंट पे, राइट। अब देखते हैं, अगर हम एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, तो बेसिकली हम मान रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से चल रहा है, लेकिन जब हमने इसके अलोंग सेल लगाया, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ, जिसकी वजह से पोटेंशियल पैदा हुआ, और पोटेंशियल की वजह से तो बेसिकली ये चार्ज जो होगा, अब वो एक्सेलरेट होगा, इससे टकराएगा, फिर से रुक जाएगा, फिर एक्सेलरेट होगा, टकराएगा, रुक जाएगा। तो रियलिटी में मोशन ऐसे होती है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वो VD से चल रहा है। तो हम अगर एक्सेलरेशन देखें, तो एक चार्ज पे एक्सेलरेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज बाय मास m, राइट, ओके, मास m। और हाँ, तो ये जो हमारा चार्ज कोलिजन कर रहा है दूसरे चार्ज से, तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया उसको हम बोल देते हैं लेमडा। लेमडा जिसको हम नया बोलते हैं, नया टर्म बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो बेसिकली एवरेज हमारा फ्री पाथ है चार्ज के कोलिजन के लिए, जहां पे वो मूव कर सकता है। और इस कोलिजन में जितना टाइम लगता है उसको बोल देते हैं हम टाउ, टाउ बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आता है मोशन के इक्वेशन से कि लेमडा इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हाफ AT स्क्वायर, तो ई चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई m टाउ स्क्वायर, राइट। तो ये बेसिकली हमारा मीन फ्री पाथ का हो गया। और हमारा VD क्या होगा, VD क्या होगा, हमारा VD होगा लेमडा बाई टाउ। तो VD हमारा होगा लेमडा बाई टाउ, लेमडा बाई टाउ। तो अगर हम इसको हम देखें, तो VD हमारा यहाँ से आता है ई, एक ये चार्ज और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बाई 2m मल्टीप्लाइड बाई टाउ, टाउ। और हमने यहाँ पे देखा था कि I इज इक्वल टू NEAVDT था हमारा, राइट, सॉरी DT नहीं था, DT नहीं था, यहाँ पे हमने गलती कर दी, ये DT नहीं था, तो NEAVD था, NEAVD, यहाँ पे NEAVD था, ऑल्सो E। तो हमारा I था NEAVD, तो I था हमारा NEAVD। तो अगर हम इस V की वैल्यू को I में उठा के रख दें, तो हमारा फाइनल, अगर हम टाइम हमारे पास कम है, तो अगर हम I की वैल्यू VD की वैल्यू उठा के हम रख दें I में, तो VD की वैल्यू उठा के रखने पर I में, तो हमारा वो आता है NE स्क्वायर A टाउ बाई 2m। तो I की वैल्यू A आ गई, राइट, NE स्क्वायर A टाउ बाई 2m। I की वैल्यू हमारी आ गई NE स्क्वायर A टाउ बाई 2m इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि dV बाई dx होता है, मीन्स पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो E को हम अगर V बाई L लिख दें, तो अगर E को हम V बाई L लिख दें, यहाँ पे V बाई L लिख दें,
तो अगर हम इन सारी क्वांटिटी को ऐसे कर दें, ये सारी क्वांटिटी हम देखें तो ये कांस्टेंट है, तो आई इज इक्वल टू ये तो ये हमारा v हो गया, और इस क्वांटिटी को अगर हम इधर ले जाएं तो वही क्वांटिटी हमारी क्या हो जाती है, r हो जाती है, जो कि हम पढ़ते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाई a, लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही हमारा होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यही होता है हमारा। तो ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है जिसको हमने थियरी के माध्यम से हमने प्रूफ कर दिया। तो yes, this is all about current electricity. This is the very beginning of the current electricity I have described. Thanks everyone.